Hello everyone, from this video we are moving to our next chapter number 13, A Shelter So High. And this video is the first part of this chapter. इस चैप्टर में हम गौरव जानी के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मुंबई से लेके जम्मू कश्मीर तक अपनी मोटरसाइकिल में गए. A Traveler's Tale. I am Gaurav Jani and this is my loner, my partner, my motorcycle. मैं गौरव जानी हूं और ये लोनर है और ये मेरी पार्टनर है जो कि मेरी मोटरसाइकिल है. बट लोनर इज नेवर लोनली. लोनली मतलब होता है अकेला, पर ये कभी अकेली नहीं रहती क्योंकि यहाँ पर नाम दिया हुआ है मोटरसाइकिल का लोनर. लोनर मतलब होता है जो हमेशा अकेला रहता है, अकेला रहने वाला. पर ये कभी भी अकेली नहीं रहती है क्योंकि इसके साथ हमेशा मैं रहता हूँ. We are together all the time. हम हमेशा साथ ही रहते हैं. I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मैं और मेरी मोटरसाइकिल हमेशा उस चांस का वेट करते हैं कि कब हम इस बिजी, क्राउडेड और शोरगुल वाला जो सिटी है मुंबई, उससे निकलकर कहीं शांति वाली जगह में जाएं. तो यहाँ से निकलने का हम मौका ढूंढते रहते हैं. We like to travel to different parts of this wonderful country. Let me tell you about our amazing journey on the highest roads in India. हम दोनों को ही अपने प्यारे भारत के डिफरेंट पार्ट्स में जाकर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बताना चाहता हूँ एक अमेजिंग जर्नी के बारे में जो कि इंडिया के जो सबसे ऊंची रोड है, सबसे हाईएस्ट जगह पर है, वहां की जर्नी के बारे में है. गेटिंग रेडी. दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months. आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल. आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड. मेरी ये जर्नी पूरे 2 महीने की थी और मुझे अपना जितना भी सामान है वो मोटरसाइकिल में ही लेके जाना था. इसलिए सबसे पहले मैंने प्लान किया कि मुझे क्या चीज चाहिए, उसके बाद उनको कलेक्ट किया और मैं उनको पैक किया. I packed a small tent, sleeping bag, plastic sheet, warm clothes and food that would remain fresh for some days. तो इस जर्नी के लिए मैंने पैक किया एक छोटा सा टेंट, एक स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट और कुछ गर्म कपड़े और साथ ही साथ में मैंने खाना भी पैक किया. पर वो खाना कौन सा खाना था? वो खाना ऐसा खाना था जो कि काफी लंबे टाइम तक फ्रेश रह सकता है. I also took my camera and extra cans for petrol. और इन सारे सामान के साथ साथ मैंने अपना कैमरा भी पैक किया ताकि मैं कुछ फोटोज क्लिक कर सकूं और साथ ही एक्स्ट्रा कैन फॉर पेट्रोल. पेट्रोल के लिए भी मैंने पेट्रोल का भी एक एक्स्ट्रा कैन मैंने रखा ताकि पेट्रोल की कमी मुझे महसूस ना हो. Loner and I left Mumbai passing through small villages and towns of Maharashtra, Gujarat and Rajasthan to reach Delhi. मैंने और लोनर ने मुंबई को छोड़ा और महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे छोटे गांव और जो टाउन्स होते हैं उनको पास करते हुए हम आगे बढ़े और दिल्ली पहुंच गए. It took me 3 days to cover 1400 kilometers from Mumbai to Delhi. मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता जो कि 1400 किलोमीटर्स का था वो मैंने 3 दिनों में तय किया. I was hoping to see something new and different in Delhi, but Delhi looked just like Mumbai. I am tired of looking at the same kind of houses made of cement, brick, glass and steel. और मैं दिल्ली से उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पर मुझे कुछ अलग तरीके के घर दिखने को मिलेंगे, लेकिन दिल्ली बिल्कुल मुंबई के जैसी ही थी और मैं पूरा थक चुका था उन्हीं सेम तरीके के घर देखते देखते. वही सेम घर जो कि मुंबई में होते हैं, जिस तरीके के सीमेंट के, ब्रिक्स के, ग्लास और स्टील के जो बने घर मुंबई में थे, सेम टू सेम वहां पर दिल्ली में भी सेम ही मिला, कुछ अलग नहीं था. I was looking forward to my journey ahead. I was excited that I would be able to see wooden houses with sloping roofs and those covered with snow. I had seen pictures of such houses in my books. और फिर वो अपनी जर्नी में और आगे बढ़ा और काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि वो आगे जाकर कुछ लकड़ी के घर, स्लोपिंग रूफ वाले घर जो कि बर्फ से ढके हुए हों, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि उसने अपने बुक्स की पिक्चर्स में देखा था. I packed more things in Delhi and continued. In 2 days we were in Manali. फिर मैंने सामान कुछ और दिल्ली से पैक किया और अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करी और 2 दिन में हम मनाली पहुंच गए.
मनाली हिमाचल में एक हिल स्टेशन का नाम है। It was so refreshing to be in the mountain and breathe the clear air. Now the real journey was to begin. We had to travel through difficult roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh in Ladakh. यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा क्लीन थी और यहाँ पर माउंटेन में पहुँच के काफ़ी रिफ्रेशिंग फील हो रहा था। और रिफ्रेशिंग इसलिए फील हो रहा था क्योंकि यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा साफ होती है, क्लीन एयर होती है। और असली जर्नी तो अब शुरू होनी थी। अब हमें ट्रैवल करना था जम्मू एंड कश्मीर के डिफ़िकल्ट रोड्स पे, क्योंकि यहाँ का रास्ता पहाड़ों से भरा होता है, तो यहाँ के जो टर्न्स होते हैं वो काफ़ी मुश्किल भरे होते हैं। तो मुझे कई मुश्किल रास्तों से होते हुए हमें लद्दाख में लेह तक जाना था। New home. Loner and I was covering long distances each day. All I needed was food and a tent to protect myself from the cold night air. मैं और लोनर हर रोज बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को कवर कर रहे थे। मुझे सिर्फ भरपेट खाना चाहिए था और रात की ठंड से बचने के लिए एक टेंट चाहिए था। My nylon tent was so small that I could just about to fit in it to sleep. मेरा जो नायलॉन का टेंट था वो बहुत छोटा था कि मैं उसमें सिर्फ फिट हो सकता था सोने के लिए। लोनर स्टूड गार्ड outside the tent. The breeze and the sound of the birds woke me up to see the sunrise. और मैं टेंट के अंदर रहता था पर लोनर बाहर खड़ी रहती थी जैसे कि वो एक गार्ड हो। जैसे गार्ड पहरा देता है उसी तरीके से मेरी बाइक भी पहरा देती थी। सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की जो आवाज है उसी से रोज मेरी आंखें खुलती थी। कोल्ड डेजर्ट. At last, Loner and I reached Leh. For the first time, I saw such an area high, dry and flat called a cold desert. और आखिर लोनर और मैं दोनों ले पहुंच गए और पहली बार मैंने इस तरीके का एरिया देखा था। वो एरिया कैसा था? वो था काफी हाई पे था, बहुत ज्यादा सूखा था और एकदम फ्लैट था, जिसे कि कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड इसलिए क्योंकि यहाँ पे ठंडा होता है और डेजर्ट इसलिए क्योंकि ये जैसे राजस्थान का डेजर्ट होता है एकदम ड्राई एरिया रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी एकदम ड्राई रहता है। लद्दाख गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल हियर। देयर आर हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड अ कोल्ड फ्लैट ग्राउंड। बिल्कुल राजस्थान की तरह ही यहाँ पे भी लद्दाख में भी बहुत थोड़ी सी ही रेनफॉल होती है। यहाँ दूर दूर तक जो दिखते हैं वो हैं पहाड़ जो कि बर्फ से ढके रहते हैं और जो बाकी का एरिया है वो ठंडा और सूखा सा बिल्कुल प्लेन फ्लैट ग्राउंड है। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट विद ब्यूटिफुल व्हाइट हाउसेस। ले में मैंने अपने आप को देखा कि यहाँ पर की जो एरिया है वो काफी ज्यादा शांत है और बहुत ही सुंदर सफेद कलर के घर बने हुए हैं। As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. They called out Julie, Julie, meaning welcome, welcome. मैं अपनी बाइक को धीरे धीरे ही चला रहा था और मैंने देखा कि कुछ बच्चों का ग्रुप मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है और वो कह रहे हैं जूली जूली, जिसका मतलब होता है वेलकम वेलकम। तो मुझे अपनी जगह पे वेलकम कह रहे थे। They were all amazed to see my loner. Everyone wanted me to come to their home. और यहाँ के सभी लोग मेरी बाइक को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और यहाँ पर हर कोई चाहता था कि मैं उसके घर पर जाऊं। At home with Tashi. Tashi dragged me to his home. It was a building with 2 floors. और ताशी नाम का जो लड़का था वो मुझे खींचकर अपने घर ले गया और उसका जो घर था वो 2 मंजिल का घर था। The house was made of stones which are kept one over the other. और ये जो घर था ये पत्थरों से बना हुआ था और पत्थर भी एक के ऊपर एक रखे हुए थे। The walls were coated with a thick layer of mud and lime. और जो इन घरों की जो दीवारें थी वो काफी मोटी लेयर से लगी हुई थी और वो जो लेयर थी वो मिट्टी और चूने की थी। The house looked like a shed from inside with a lot of hay stored there. We took the wooden steps and reached the first floor. This is where we stay, explained Tashi.
अंदर से घर छप्पर जैसा लग रहा था और वहां पर बहुत सारा घास फूस स्टोर किया हुआ था। हम लकड़ियों की सीढ़ी से ऊपर को गए और हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए और ताशी ने बताया कि वो लोग यहीं पे रहते हैं। नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर एनिमल्स रहते हैं उनके, और कुछ जो जरूरी चीजें हैं वो वहां पर स्टोर की जाती हैं। Sometimes when it gets too cold, we also moved downstairs. I noticed that the ground floor had no windows. Thick tree trunks were used to make the roof strong. और कभी कभार जब ऊपर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है तो हम नीचे चले जाते हैं। और यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि जो नीचे वाला फ्लोर है उसमें कोई भी विंडोज नहीं थी और यहाँ छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे मोटे जो ट्रंक थे उनका यूज किया हुआ था। Tashi then took me to the roof of his house. What a view! I could see the same flat roof all around. फिर मुझे ताशी अपने छत पर ले गया। वहां पर क्या नजारा था, और मैं वहां पे देख पा रहा था कि वहां पे सभी लोगों के घर की छत फ्लैट ही थी। On some red chilies were laid out to dry and on some there were orange pumpkins and golden yellow corn. Some had stacks of paddy and on some cow dung cakes were laid out to dry. छतों में कहीं लाल मिर्च सूखने के लिए रखी थी तो कहीं लाल कद्दू और मक्का। किसी छत में धान सूखने के लिए ढेर लगा हुआ था तो किसी छत में उपले सूख रहे थे। This is the most important part of our house, said Tashi. During summer season, we dry many fruits and vegetables. We store them for winter when we do not get fresh fruits and vegetables. ताशी ने बताया कि यह हमारे घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। गर्मियों के मौसम में हम यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखाते हैं और विंटर के सीजन के लिए उसको स्टोर करके रख देते हैं, क्योंकि ठंडियों में जब हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिल पाते हैं तो उस समय पे ये हमें काम आ जाते हैं। As I stood there with Tashi, I could see how every part of a house was built specially to suit the needs of his people. I could understand how the thick walls, a wooden floor and a wooden ceiling protected them from the cold. जब मैं ताशी के साथ ऊपर खड़ा था तो मैं देख पा रहा था कि इस घर का हर एक पार्ट, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो या फर्स्ट फ्लोर हो या छत हो या उनका जो बिल्डिंग का जो टेक्निक है, वो सब के सब उनकी नीड्स को सूट करता था। उनकी जरूरतों को देखकर ही उसी तरीके से इसको बनाया गया था और मैं समझ पा रहा था इन हर एक चीज की जरूरत क्या है, क्यों यहाँ पे इतनी थिक वॉल्स बनी हुई हैं, यहाँ का फ्लोर वुडन क्यों है और यहाँ की जो सीलिंग है वो भी वुडन बनाई गई थी ताकि ये ठंड से बचा सके।